नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के बच्चों आपके सामने आज है थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन ह्यूमन हार्मोन्स पार्ट 1। कई बच्चों के सवाल और मैसेज आए थे कि हार्मोन्स पर कोई क्लास या वीडियो नहीं हुआ है। आज हमने फैसला किया कि आज आपको हार्मोन्स पढ़ाएंगे। आज के सेशन में हार्मोन्स के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको शामिल करेंगे और फिर इसके पार्ट 2 में पार्ट 3 में और भी हिस्से जो हार्मोन्स के बचेंगे उसको शामिल करेंगे, क्योंकि एक साथ पूरे सेशन को कवर करना मुश्किल था। इसलिए इसको पार्ट 1 और इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू जारी रखें। बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं हार्मोन्स के बारे में, और आज हमने जो वीडियो बनाया है या जो वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं उसमें वो महत्वपूर्ण चीज़ों को शामिल किया है जो आपने पढ़ा ही नहीं है। इसीलिए हमने पहले इसमें थ्योरेटिकल डिस्कशन किया है और फिर इसका एमसीक्यू सेशन आगे किया है। आज एमसीक्यू सेशन में 10 सवाल हम आपसे पूछेंगे और पूछने का तरीका वही होगा जैसा कि इसके पहले के वीडियो में होता आया है। 10 सवालों को पूछने के बाद उनके उत्तर आपको डिस्कशन के साथ फिर लास्ट में सेशन में हम आपको बताएंगे। इसके पहले हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स का काम क्या है, हार्मोन्स होते क्या हैं, हार्मोन्स और एंजाइम में अंतर क्या है, हार्मोन्स की खोज कब हुई, पहला हार्मोन कौन खोजा गया, ये सारा कुछ डिस्कशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वो आज हम शामिल करने वाले हैं। आज के जो सवाल होंगे वो यूपीएससी, एमपीपीएससी, नीट, पीएनएसटी और एमपीएसआई या वनडे एग्जाम के जो भी साइंस और टेक्नोलॉजी का सेशन या सिलेबस होता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया है। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को लाइक करना, चैनल को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना जल्दी होगा उतना जल्दी लाइव सेशन में आप हमसे जुड़ पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो थ्योरेटिकल डिस्कशन एंड एमसीक्यू ऑन ह्यूमन हार्मोन्स पार्ट 1 की चलिए करते हैं शुरुआत। और पहले पेज में हम आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें लिखा रहे हैं वो महत्वपूर्ण चीज़ों को एक एक लाइन आप समझने की, लिखने की कोशिश करिए ताकि आगे आने वाले जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपसे बन जाए। तो चलिए शुरू करें ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में। पहला पॉइंट हार्मोन्स के बारे में हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा कि बॉडी में होने वाली, बॉडी मतलब शरीर, बॉडी में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं। अब इस पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जैव रासायनिक क्रियाएं होती क्या है। बहुत बच्चे जानते होंगे, इसकी अंग्रेजी भी लिख दें बायो केमिकल रिएक्शंस। कोई दिक्कत ज़्यादा की बात नहीं है, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया आप जानते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाते हैं, पानी मिलता है, वो रासायनिक क्रिया हुई। यहाँ पर एक शब्द हमने जोड़ा है बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग, लिविंग का मतलब होता है जिंदा। जब शरीर के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह की रासायनिक क्रिया हो तो उसको जैव रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे या जैव रासायनिक क्रिया कहेंगे। तो बॉडी में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं, जैसे उदाहरण भी बता दें आपको, जैसे उपापचय, जैसे रेस्पिरेशन, जैसे डाइजेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे उपापचय अंग्रेजी में लिखिएगा मेटाबॉलिज्म। बॉडी का बैलेंस, आपके शरीर में खाना कितना जाए, सांस कितनी लोगे,
ताकत कितनी होनी चाहिए, ये बॉडी का पूरा बैलेंस, बॉडी में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म, बॉडी बैलेंस, एंड कोऑर्डिनेशन, समन्वय भी। ऐसा नहीं कि लंबाई भर बढ़ती गई और बीच का शरीर का हिस्सा नहीं बढ़ा, बिल्कुल पतली डंडी जैसे हो गई, ऐसा नहीं। बॉडी का बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे? कोऑर्डिनेट करने के साथ। लंबाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए, यह कहलाता है कोऑर्डिनेशन। तो बॉडी में होने वाली जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे मेटाबॉलिज्म, बॉडी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन हेतु, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, हेतु नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र तथा एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र साथ साथ काम करते हैं। ये महत्वपूर्ण, साथ साथ काम करते हैं। अब जो हमने बात ये लिखी है इसको पहले अच्छी तरह से समझ लीजिए। बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, हमने कह दिया डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, देखना, सुनना, चलना, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं सबका कोऑर्डिनेशन दो तंत्र करते हैं। एक तो तंत्रिका तंत्र करता है और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम करता है। अब आप कहोगे साहब कैसे ये दोनों कोऑर्डिनेट कैसे हो रहे हैं? आप देखिए, एक अंधा व्यक्ति बैठा हो और एक आंख वाला व्यक्ति बैठा हो, उन दोनों के सामने आप एक अच्छी चीज सामने उनके रखिए। अच्छी चीज में मान लीजिए वो मिठाई पसंद करता है, आपने उसके सामने मिठाई रखा। अब जो अंधा व्यक्ति है उसने मिठाई को देखा नहीं, उसको बताया नहीं गया, वो सुना नहीं, और एक जो दूसरा आदमी बैठा है उसकी नज़रों के सामने मिठाई आ गई, और जैसे ही मिठाई उसके नज़रों के सामने आती है उसका नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय होता है। कैसे सक्रिय हुआ? साहब मिठाई, और जैसे ही मिठाई देखा उसके मुंह से या पाने वाली चीज के प्रति इतनी लालसा जगी कि सारा का सारा सिस्टम लार के रूप में लार टपकने लगता है। अब आप सोचेंगे कि ये जो रिएक्शन हुआ इसमें दो तंत्र काम कर गए। एक तो तंत्रिका तंत्र ने अपनी कार्यवाही की, उसने दिखा दिया साहब देख लो ये मिठाई है। तंत्रिका तंत्र ने जब दिखाया मतलब आंख के द्वारा देख लिया, और जैसे ही देख लिया तुरंत हार्मोनल रिएक्शन शुरू हो, काश ये मिठाई मुझे मिल जाती। तो ये जो दोनों सिस्टम हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके जब काम करते हैं तभी ये जैव रासायनिक क्रिया पूरी होती है। पहले पॉइंट में हमने लिखा, इसको गंभीरता से आप समझ के लिखिएगा। आंसर राइटिंग सेशन में ये पॉइंट आपके लिए मदद करेंगे। पीएससी के जो मेंस या यूपीएससी के मेंस लिखते हैं उनको ये पहला पॉइंट जरूर ध्यान रखना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने नोट्स को बेहतर ढंग से पेश करना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट। हमारे शरीर में, बच्चों ठीक से सुनना, हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। लिखिएगा, हमारे बॉडी में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। चलिए एक एक करके इनको बताते हैं आपको। एक को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथ, अंतःस्रावी ग्रंथ। दूसरे को कहते हैं बहिर्स्रावी, बहिर्स्रावी ग्रंथ। और तीसरे को अभी अंग्रेजी में बताएंगे। और तीसरे को कहते हैं मिश्रित,
तीनों के बारे में महत्वपूर्ण एक एक उदाहरण बताएंगे, आप समझ जाओगे। एक को कहते हैं अंतःस्रावी, एक को कहते हैं बहिर्स्रावी, एक को कहते हैं मिश्र। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन, एक्सो माने बाहर, बहिर्स्रावी, और इसको कहते हैं मिक्स्ड। पहले ही हमने कहा कि हमारा जो पूरा शरीर होगा 3 तरह की ग्रंथियों से मिलकर के बनता है। एक को कहते हैं एंडोक्राइन, एक को कहते हैं एक्सोक्राइन, और एक को कहते हैं मिश्र। अब इसकी विशेषता एक एक लाइन में हम आपको बताएंगे कि ये जो एंडोक्राइन होती हैं ये नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन। चलिए अब आगे की लाइन आप पूरी करिएगा। नलिका विहीन ग्रंथियां होती, और जब नाली नहीं है, मान लीजिए कोई ग्लैंड है, उंगली के इस टिप पर है और वो सेक्रीशन करती है, उसको सप्लाई करना है, उसके पास नाली नहीं है, तो क्या करेगा? अपना सेक्रीशन को ब्लड में छोड़ देगी। नलिका विहीन स्राव को या सेक्रीशन को, स्राव को ब्लड में छोड़ती। याद रखिएगा, आप पढ़ इसी को रहे हैं, अंतःस्रावी को। ये तो अलग चैप्टर होगा बहिर्स्रावी मिश्रित वाला, लेकिन अभी फिलहाल इन एंडोक्राइन पर नजर बनाइएगा। ब्लड को ब्लड में छोड़ दिया अपना सेक्रीशन, और जो इनका श्रावण होता है, जो सेक्रीट करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? आपसे ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव में हम पूछेंगे अभी सवाल, क्या वो एंजाइम है, क्या वो हार्मोन है, क्या एंजाइम और हार्मोन दोनों हैं? आपका जवाब उस समय आएगा, नहीं साहब, जिसके पास नाली नहीं है और अपना सेक्रीशन ब्लड में छोड़ रही है, वो एंजाइम हो ही नहीं सकता, वो होता है हार्मोन। तो नलिका विहीन स्राव को ब्लड में छोड़ते हैं, और इनका स्रावित पदार्थ हार्मोन कहलाता है। चलिए, माने अंतःस्रावी ने छोड़ा, कोई भी ग्लैंड हो, जो भी सेक्रीशन करेगी सीधा ब्लड में करेगी, आप जवाब दीजिएगा साहब ये हार्मोन। चलिए बहिर्स्रावी की बात कर लें। अब मान लीजिए यदि उदाहरण पूछ लिया जाए, तो उदाहरण तो आप लिख ही सकते हो, लिख दो। जितनी भी ग्लैंड आप जानते हो ले लो, थायराइड ले लो, पैराथायराइड ले लो, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। नहीं याद आ रहा तो चित्र में पीछे आओ, देख लो। ये है पिट्यूटरी, ये है पीनियल, ये है थायराइड, ये है थाइमस, ये है एड्रीनल, ये है ओवरी, टेस्टिस। जितनी भी अपने सेक्रीशन को ब्लड में छोड़ती होंगी, बस उन्हीं का नाम लिखना। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से लिख दो साहब, पैनक्रियाज भी, ओवरी भी, वो टेस्टिस भी। जब गहराई से पढ़ोगे तब इनका जवाब आएगा कि क्या ओवरी भी अपना सेक्रेशन पहुंचाती है? आपका जवाब होगा नहीं साहब, वो तो नहीं पहुंचाती। फिर कैसे एंडोक्राइन में आई? ये सारा डिस्कशन आगे हम करेंगे। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की विशेषता होगी। दूसरा हम बता रहे हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। बहिर्स्रावी में नलिका युक्त होती है, लिखिएगा, नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त होती है। और जो इसका सेक्रेशन निकलेगा वो सेक्रेशन एंजाइम कहलाता है। उदाहरण किसका ले लो? लार ग्रंथि, बहुत सारी हैं लार ग्रंथि। इसका उदाहरण लार ग्रंथि। लीवर वाली है, लीवर भी जिसके पास नाली है, बाइल डक्ट है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण है वो मिश्रित ग्रंथि है। ऐसी ग्रंथियां जो बीच बीच में अंतःस्रावी जैसा काम करें और बीच बीच में बहिर्स्रावी जैसा काम करें। माने एक बार उनके पास नाली का भी सिस्टम हो और एक जगह उनके पास नाली का सिस्टम ना हो, यानी हार्मोन भी बना रही हो और एंजाइम भी बना रही हो। दोनों लक्षण से युक्त, या दोनों लक्षण से युक्त है तो फिर वो मिश्रित होगी। और हमारे शरीर में एक ही ग्लैंड है मिश्रित, उसका नाम है पैनक्रियाज।
इसको आगे जब हम हार्मोन्स का दूसरा सेशन लाएंगे तो एक एक ग्लैंड आपके बारे में, एक एक ग्लैंड पर क्या रिएक्शन होता है, कौन सा हार्मोन करती है, कौन सा इसका टारगेट लगा हुआ है, एक एक हार्मोन के बारे में विवरण हम आपको देंगे। तो पैनक्रियाज हो। तो आपके समझ में आ गया कि बॉडी में 3 तरह की ग्रंथियां होंगी, एक को अंतःस्रावी कहेंगे, एक को बहिर्स्रावी कहेंगे, एक को मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। उदाहरण भी थायराइड दीजिएगा, लार ग्रंथि दीजिएगा और पैनक्रियाज। चलिए अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे गए उनकी थ्योरी, तीसरा पॉइंट जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें हार्मोन्स है क्या, ध्यान से लिखिएगा। हार्मोन्स मुख्य रूप से, और अंडरलाइन भी कीजिएगा, मुख्य रूप से एमिनो एसिड तथा स्टेरॉयड होते हैं। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एमिनो एसिड क्या है, स्टेरॉयड क्या है। हार्मोन मुख्य रूप से एमिनो एसिड तथा स्टेरॉयड होते हैं। नीट में ये सवाल पूछा भी गया है, एमिनो एसिड है और स्टेरॉयड है। अब ये जो एमिनो एसिड और स्टेरॉयड हैं, चौथे पॉइंट में लिख रहे हैं कैसे काम करते हैं। हमने अभी उदाहरण एक अंधे आदमी और एक आंख वाले आदमी का दिया है, वही लिखने वाले हैं। ये मतलब हार्मोन्स बाहर तथा अंदर, आपके शरीर के बाहर और आपके शरीर के अंदर, बाहर तथा अंदर के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया के फलस्वरूप अंतःस्रावी ग्रंथियों से, यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि एंडोक्राइन ग्लैंड बिना मतलब के अपना हार्मोन निकाल दे। यदि आपके शरीर के अंदर के वातावरण में कुछ चेंज हुआ, या बाहर के शरीर के बाहर के वातावरण में, जहां आप खड़े हो बाहर के वातावरण में कुछ चेंज हुआ, तो आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। जैसे आप कहीं सड़क के किनारे खड़े हो और सड़क के किनारे खड़े होकर कोई सी एक खूबसूरत चीज आपको दिख गई, और जैसे ही वो खूबसूरत चीज का एहसास आप करते हो, जिस समय एहसास कर रहे हो वो एंडोक्राइन सिस्टम एहसास करवा रहा है आपको। जैसे ही कोई अच्छी चीज आपको दिखती है, आपका एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसी हार्मोन को आपके शरीर के अंदर रिलीज करता है। तो ये हार्मोन्स बाहर तथा अंदर के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। आपके अंदर का वातावरण बिगड़ जाए, आपके अंदर का सिस्टम कुछ बिगड़ जाए, ये हार्मोन्स तब भी निकलते हैं। तो ये चौथा पॉइंट था। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा कि हार्मोन्स को दूसरा नाम भी कहते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो दूसरा नाम क्या है? 25वें पॉइंट में उसको हम आपको बताने वाले हैं। हार्मोन्स को अंडरलाइन करिएगा, हार्मोन्स को अंतरकोशिकीय संदेश वाहक भी कहा जाता है। अंतर कोशिकीय संदेश वाहक, अंतःकोश की नहीं, अंतरकोश की बात कर रहे हैं। अंतः नहीं कर रहे हैं, अंतरकोश की कर रहे हैं। इंटरसेलुलर की बात कर रहे हैं, इंट्रासेलुलर की नहीं कर रहे हैं। ध्यान से इस बात को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमने देखा था कि ऑब्जेक्टिव में दोनों थे। अंतरकोशिकीय संदेश वाहक भी कहा जाता है।
इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। मतलब हार्मोन इंटरसेलुलर, अंतर कोशिकी, एक कोशिका से दूसरे कोशिका के बीच में संदेश देने की जो प्रक्रिया है ये यही करता है, ये हार्मोन्स कहलाता है। तो 5वां पॉइंट ये हुआ। 6वें पॉइंट में जो 6वां महत्वपूर्ण पॉइंट है उसमें हम आपको बता रहे हैं कि हार्मोन्स शब्द अर्नेस्ट और स्टार्लिंग ने सन 1905 में हार्मोन शब्द की खोज की। यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। दो वैज्ञानिक थे, अर्नेस्ट और स्टार्लिंग ने 1905 में सबसे पहले हार्मोन शब्द की खोज की। तो ये 6वां पॉइंट। इस पन्ने पर हमने आपको बताया कि हार्मोन मुख्य रूप से एमिनो एसिड, स्टेरॉइड होते हैं। ये हार्मोन्स बाहर तथा अंदर के वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हार्मोन्स को इंटरसेलुलर संदेश वाहक भी कहा जाता है या इंटरसेलुलर मैसेंजर भी होते हैं। अर्नेस्ट और स्टार्लिंग ने सन 1905 में हार्मोन शब्द की खोज की। 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, एक सवाल पीएनएसटी ने और नीट दोनों ने पूछा, पहला हार्मोन कौन है? सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? हो सकता है आपको पता हो, नहीं पता है तो ये पॉइंट लिखिएगा कि प्रथम हार्मोन कौन सा पॉइंट नंबर होगा? 7वां महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रथम हार्मोन secreted खोजा गया सन 1903। प्रथम हार्मोन सिक्रेटिन खोजा गया सन था 1903। तो वैज्ञानिक कौन रहे? खोजकर्ता वैज्ञानिक, ध्यान से लिखिएगा इस लाइन को, खोजकर्ता। विलियम थे, एक नए वैज्ञानिक, विलियम, अर्नेस्ट तथा स्टार्लिंग। प्रथम हार्मोन सेक्रेटिन खोजा गया। पक्का है कि ऑब्जेक्टिव में यह सवाल पूछता है। प्रथम हार्मोन सेक्रेटिन खोजा गया सन था 1903 और तीनों सवाल पूछे गए। कभी वैज्ञानिक के नाम पर पूछा गया, कभी सन के नाम पर पूछा गया, कभी हार्मोन के नाम पर पूछा गया। तीनों को एक लाइन पर लिख दिया है कि प्रथम हार्मोन सेक्रेटिन खोजा गया सन था 1903। खोजकर्ता थे विलियम, अर्नेस्ट और स्टार्लिंग। 8वां पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, ये तो सर्चर था, ये ऐसा हार्मोन जिसको सर्च किया गया। अब एक पॉइंट पर सवाल ये यूपीएससी ने पूछा था कि ऐसा हार्मोन बताइए जो किसी दूसरे चीज से निकाला गया हो। पहला हार्मोन का नाम बताइए। वही पॉइंट लिखने वाले हैं। यूपीएससी में थोड़ा गंभीर सवालों पर आयोग सवाल पूछता है, तो लिखिएगा प्रथम पृथक्कृत हार्मोन, प्रथम पृथक्कृत आइसोलेटेड हार्मोन इंसुलिन है। इंसुलिन है
जिसकी खोज बैटिंग और मैकट ने किया। बैटिंग और मैकट ने तो ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल याद रखिएगा। प्रथम पृथक्कृत हार्मोन या आइसोलेटेड हार्मोन, जिसको किसी से निकाला गया हार्मोन, ऐसा खोजा गया हार्मोन पृथक्कृत आइसोलेटेड हार्मोन इंसुलिन है, जिसकी खोज बैटिंग और मैकट ने की। 8वें पॉइंट पर। 9वें पॉइंट पर हम चाहते हैं कि आपको हार्मोन्स के कार्य बता दें। 9वें पॉइंट पर जो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, हार्मोन के मुख्य लक्षण पहला देखिएगा, पहला लक्षण देखिए, ये सीधे ब्लड में जाते हैं। ये सीधे ब्लड में जाते हैं। दूसरा लक्षण देखिएगा, ये बहुत कम मात्रा में निकलते हैं। तीसरा लक्षण देखिएगा, किन किन बायोकेमिकल रिएक्शंस पर कंट्रोल करते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है। ये मुख्य रूप से ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट, विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर यानी व्यवहार आपका कैसा हो, ये भी कंट्रोल हार्मोन्स के द्वारा होता है। कभी कभी आपको ऐसे चिड़चिड़े लोग मिलते हैं, जब चिड़चिड़ा आदमी मिले, जरा सी बात में गुस्सा हो, तो आप समझ जाइए कोई ना कोई इसका हार्मोन डिस्टर्ब। मुख्य रूप से ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, जिसको संतान ना होती हो, इसका मतलब उसका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ गया। जन्म ना होता हो, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स बिगड़ गए। व्यवहार, रिप्रोडक्शन तथा खाना अच्छी तरह से ना पचता हो, लंबी लंबी सांस खींचता हो, जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन है, सब पर हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। ये मुख्य रूप से ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन तथा मेटाबॉलिज्म को, उपापचय को कंट्रोल, शब्द को देखिएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में अंतर जानते हैं? कंट्रोल का मतलब है आपका फैसला, आपका आदेश, आपका शासन। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बार बार सड़क पर जाने के लिए कह रहा है। जब वो सड़क पर जाने के लिए दौड़ता है, आप उसको पकड़ करके खींच लेते हैं, हाथ पकड़ कर, दैट इज कंट्रोल। और यदि उसी बच्चे को पहले प्रेम से उसके कान में समझाएं, बेटा सड़क पर जाओगे, कोई गाड़ी आएगी, एक्सीडेंट होकर के प्राण चला जाएगा, और वो दिमाग में उसके समझ जाए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। समझाने के बाद यदि बच्चा अपना फैसला करता है तो वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय है। और जब आप जबरदस्ती कोई काम करवाते हो तो ये कंट्रोल का। तो ये मुख्य रूप से ग्रोथ, डेवलपमेंट, बिहेवियर, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल भी करता है और कोऑर्डिनेट भी करता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, 10वां पॉइंट लिख करके और इसके थ्योरेटिकल डिस्कशन को यहीं पर रुकेंगे, और फिर जब दूसरा सेशन इस पर लाएंगे तो ये थ्योरी का एक एक डिस्कशन आगे भी जारी रहेगा।
10वें पॉइंट पर हम लिख रहे हैं इसके अलावा, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्ट भी शामिल है, किडनी भी शामिल है, हार्ट, किडनी, त्वचा भी आपकी शामिल होती है। नहीं जानते रहे होंगे, आज से जान लीजिए कि हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन या हार्मोन बनाने की प्रक्रिया स्किन की भी है, त्वचा भी है। आपके अंदर टेस्टिस है, ओवरी है, तो टेस्टिस और ओवरी दोनों हार्मोन बनाते हैं, इसलिए एंडोक्राइन के वो भी पार्ट हैं। लिखिएगा गोनाड्स। जब बच्चा मां के गर्भाशय में पलता है तो बच्चे और मां के बीच का जो कनेक्शन होता है वो प्लेसेंटा या जरायुज कहलाता है, यानी प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन का पार्ट है। प्लेसेंटा तथा लीवर भी, ध्यान से देख लीजिए, लीवर भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। 10वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम में आप जो जानते हो कि पिट्यूटरी होगी, थायराइड होगी, पैराथायराइड होगी, थाइमस होगी, एड्रीनल होगी, ये भर नहीं है बच्चों। आपको बता दें कि एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन हार्मोन्स बनाने के लिए आपके हार्ट को भी जरूरत है, आपकी किडनी को भी जरूरत है, आपके स्किन को भी जरूरत है, आपके गोनड्स और प्लेसेंटा को जरूरत है, लीवर को भी जरूरत है। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होते हैं। अब तीनों तरह की ग्लैंड जो हमने आपको बताई कि ये एक्सोक्राइन है, ये एंडोक्राइन है, ये मिक्स्ड है, और कितने प्रकार की होती है इसका विस्तार से थ्योरेटिकल डिस्कशन हम दूसरे सेशन में शामिल करेंगे। और इस सेशन में चूंकि हमें एमसीक्यू भी पूछना है, इसलिए 10 सवालों का एमसीक्यू शुरू करें। उसके पहले कुछ चित्रों के द्वारा जितनी बातें हमने इधर लिखी हैं पहले से लेकर के 10 पॉइंट तक, इसको आपको समझा देते हैं, क्योंकि हार्मोन का चैप्टर हम चाहते ये हैं कि जितने वीडियो आप देखो, हर वीडियो में आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, आपको याद हो जाए, ये हमारी कोशिश है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते चलो। ये चित्र, ये देखिए मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ग्लैंड हमने बनाई है, इसको आप सामान्य रूप से मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये तो आपको याद ही होगा, आपने कई बार पढ़ा भी होगा, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कई बार हमने पढ़ाया भी है। दूसरा, ये थायराइड गले के पास। यदि आपसे पूछे कोई कि खोपड़ी के अंदर कौन है तो बता देना पिट्यूटरी है साहब। गले में कौन है? थायराइड है। गले में ही कौन है? पैराथायराइड है। चित्र के माध्यम से देख लो, आपको पोजीशन रटने की जरूरत नहीं होगी। एड्रीनल कहाँ है? एड्रीनल साहब 2 किडनी के पास है, ये किडनी है। पैनक्रियाज कहाँ है? पेट के अंदर है, क्योंकि पेट तो पैनक्रियाज है। टेस्टिस ओवरी जहां होगी वहीं पर गोनड्स होंगे। तो ये ग्लैंड को दिखाता हुआ ये चित्र आपको रटना नहीं पड़ेगा कि कितनी है, ऊपर से पढ़ना। साफ पिट्यूटरी खोपड़ी के अंदर, गले में थायराइड प्लस पैराथायराइड, फिर जाना सीने में उतरना। एक इसमें भूला हुआ है, आगे के चित्र में होगा। सीने में एक ग्लैंड होती है जिसको थाइमस कहते हैं, पढ़ लेना, अभी हम पढ़ा देंगे। उसके बाद किडनी में पहुंचना, किडनी के ऊपर एड्रीनल होगी, पैनक्रियाज में पहुंचोगे पैनक्रियाट होगी, फिर नीचे पहुंच जाओगे तो यदि मेल हो तो टेस्टिस और फीमेल हो तो ओवरी होगी। खत्म। कितना सरल है एंडोक्राइन का ये ग्लैंड को पढ़ना, तो इसको पढ़ना। दूसरे चित्र में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड, सॉरी एंडोक्राइन ग्लैंड हमने महिला की दिखाई, फीमेल की दिखाई। इसमें भी पोजीशन वही, ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड खोपड़ी के अंदर इस वाले हिस्से में, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो निकाल रही है उसको दिखाया है। 2 बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन्स हैं, इनका आगे की वीडियो में हम विस्तार से आपको समझाने वाले हैं, आगे समझाएंगे। ल्यूटिनाइजिन हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH, ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं, ये ओवरी से नहीं निकलते। इनका काम क्या होता है? ओवरी के अंदर अंडे का निर्माण। मेंटली यदि आप
फ्रेश प्रिपेयर हो गए, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन रहा होगा अच्छा, तो आप मानिए ओवरी से अंडा भी विकसित प्रकार का बनेगा। यदि मानसिक रूप से आप तनाव में रहते हैं, कई पेशेंट ये शिकायत करते हैं कि साहब इस महिला को प्रेगनेंसी नहीं हो रही है क्योंकि मैच्योर उसमें ओवम नहीं बन रहे। उसका कारण है कि वो महिला तनाव में चली गई। जैसे ही तनाव में जाती है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में अंडे बनने की प्रक्रिया को रोकता है, या बनेंगे भी अंडे तो अनमैच्योर बनते हैं। ऐसी स्थिति ना करें, तनाव में ना आए, रिलैक्स होकर के सारे काम करें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों अंडे बनाने की प्रक्रिया को रेगुलेट। अब यहां पर देखिए, ओवरी से दो हार्मोन निकलते हैं। कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। इसके पहले वाले सेशन में जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो कई बच्चे पूछ रहे थे कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो सर आपने छोड़ दिया। ये चित्र की तलाश थी कि इससे ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन नीचे की तरफ, एस्ट्रोजन ऊपर की तरफ, देख रहे हो? इस चित्र को बना करके हमने ये बताया है कि एस्ट्रोजन जाकर के पिट्यूटरी को कहता है, क्या कहता है? सक्रिय करो। क्या सक्रिय करो? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, यानी फीमेल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को शुरू करने का काम हार्मोन्स के द्वारा ही शुरू हो गया। ओवरी ने पहले एक्टिवेट किया किसको? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। प्रोजेस्टेरॉन कहाँ चला गया? गर्भाशय में चला गया, यूटेरस में चला गया। यूटेरस में जाकर के उसने यूटेरस के दीवार को इस तरह से मजबूती देगा कि प्रेगनेंसी फिक्स हो। तो ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसको आगे के सेशन में हम फिर शामिल करेंगे। अभी हार्मोन का ये चैप्टर चलता ही रहेगा। एक बात और बता दें कि एक आप इस तरह का प्रिंट निकाल लीजिएगा, इसका प्रिंट रखिए सामने, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में इन पर सवाल आता है कि पीनियल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाती है, कहाँ ये आक्रमण करती है या कहाँ पर रिएक्शन करती है, और क्या मेंटेन करती है। आपको हमने बताया कि पीनियल ग्लैंड, इस चित्र में ध्यान से देखिए, पीनियल ग्लैंड खोपड़ी में सबसे ऊपर होती है। आगे होगा ये चित्र, चलिए वो वाला चित्र नहीं ले पाया, कोई बात नहीं। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये बिल्कुल ऊपर होती है, खोपड़ी के अंदर होती है। पीनियल ग्लैंड का काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन का बनाना, और मेलाटोनिन हार्मोन्स बहुत सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करती है, फिक्स करती है। आपको 6 बजे जगना है, 4-6 दिन घड़ी का अलार्म लगाओ, 7वें दिन आपकी अपने आप नींद खुल जाती है, अलार्म की जरूरत नहीं होती। ये क्या हुआ? इस समय पीनियल ग्लैंड ने मेलाटोनिन हार्मोन फिक्स टाइम पर मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट कर दिया, आपकी घंटी बज गई, आप उठ गए। तो बायोलॉजिकल क्लॉक को फिक्स करना। आपने गांवों में देखा होगा, कुछ लोग बिना ब्रश के, बिना खाना खाए दोपहर तक काम करते हैं, और जैसे ही नहाते हैं, उनसे पूछना जरा, जैसे ही उनके ऊपर एक जग पानी पहुंचता है उनको भूख तुरंत लगती है। ये तुरंत भूख लगने की जो प्रक्रिया है, ये पीनियल ग्लैंड का कमाल है। मेलाटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, भूख को जागृत करता है। किस बंदे ने 1 लोटा जल छोड़ लिया है अपने सिर के ऊपर, भूख इसकी जागृत कर दो, ये कहलाती है बायोलॉजिकल क्लॉक। इस पर एक अलग से वीडियो हम बायोलॉजिकल क्लॉक पर भी बनाने वाले हैं, जल्दी ही बनाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन बनाती है ये देख लो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रीनल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और कहाँ कहाँ काम करता है ये देख लो। ओवरी, किडनी, यूटेरस, ब्रेस्ट टिश्यू, मेनी अदर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल को चलाना हो, मासिक धर्म चलाना हो लड़कियों में, उसके लिए दोनों ये चाहिए। जब कोई भी लड़की 12 से 14 साल की अवस्था में पहुंचती है तो इस चित्र का ध्यान दीजिए। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, कहां से निकलता है? ओवरी से निकलता है। ओवरी से निकल करके और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, और इसी के दौरान उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है। तो इस पर एक विशद चर्चा आगे भी हम करेंगे, जब सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड आपको समझाएंगे। अगले वीडियो में यहीं से शुरुआत करेंगे, तो सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड की संरचना, इस पर आपका ध्यान केंद्रित करेंगे, उसी का चित्र दिखाएंगे, तब बताएंगे। थायराइड ग्लैंड देखिए कहाँ, थायराइड साहब यहाँ है, ये देखिए गले में थायरॉक्सिन निकालेगा।
थायरॉक्सिन का टारगेट एरिया लीवर होता है, और लीवर जो है आपके मेटाबॉलिक या खाने पीने की प्रक्रिया को कंट्रोल करता है। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ है? ये देखो, ये लाल वाली जो है दोनों साइड की किडनी दिख रही है, ये मेल है, ये फीमेल है। किडनी के बिल्कुल ऊपर ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये एड्रीनल है। बहुत सारे काम कंट्रोल करती है, बहुत सारे टारगेट ऑर्गन है। जब कभी आप तनाव में होते हो तो आपको रिलैक्स करने की जिम्मेदारी किडनी के ऊपर स्थित एड्रीनल ग्लैंड की होती है। कभी कभी जब परेशानी में फंसते हो तब भी इसी का काम है। इस पर हम लोग विशद चर्चा आगे के वीडियो में करेंगे। पैनक्रियाज क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन बनाता है, ग्लूकागॉन हार्मोन बनाता है। ये दोनों लीवर पर एक्शन करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। ओवरी जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, यूटेरस को कंट्रोल करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाता है। और जितने भी दाढ़ी का आना, मूंछ का आना, सीना का चौड़ा होना, शरीर का वजन बढ़ना, ये सब मेल में आता है टेस्टोस्टेरोन के। तो एक सामान्य जानकारी आज हमने दी है। अब बारी है, एक एक करके ग्लैंड हम आपको पढ़ाते चलेंगे और एक एक करके आप पढ़ते चलिएगा। अब चूंकि आज पहला लेक्चर था हार्मोन्स पर, इसलिए हो सकता है आप पढ़े ना हो। आगे से आप पूरे चैप्टर को पढ़ के आइए, हम जल्दी जल्दी आपको सवालों की ओर ले चलते हैं। तो एमसीक्यू सेशन पर चलें। पहला सवाल हम आपको दें, उसके पहले कि पहला सवाल हम लिखाएं, आप कई बार आपने एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ा, कई बार। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने के बाद आज जो सवाल पीएससी में, यूपीएससी में, नीट में और जो पूछे गए, उसमें से 10 सवालों को आज हमने इकट्ठा किया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर हम देने वाले हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। यह सवाल आरआरबी में 2018 में पूछा गया, एमपीएसआई में भी ये सवाल पूछा गया। ए ऑप्शन दे रहे हैं आपको, नलिका विहीन ग्रंथ। बी ऑप्शन दे रहे हैं यकृत ग्रंथ। सी ऑप्शन दे रहे हैं पीयूष ग्रंथ। और डी ऑप्शन दे रहे हैं थायराइड। पहला सवाल था अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है, ये आपको बताना था। क्या वो नलिका विहीन है, क्या वो यकृत ग्रंथि हैं, क्या वो पीयूष है, क्या वो थायराइड है, ये था पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल में पहले हम डैश डैश कर रहे हैं, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। ऐसा ही सवाल एमपीएसआई में पूछा गया। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। दिया जवाब, क्या वो ग्रंथि एड्रीनल है, एड्रीनल ग्लैंड है? क्या वो ग्रंथ हाइपोथैलेमस है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पैनक्रियाज है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह
पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है। दूसरे सवाल में हमने पूछा कि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्या वो एड्रीनल है, क्या वो हाइपोथैलेमस है, क्या वो पैनक्रियाज है, क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है। एसएससी में यह सवाल 2017 में, सीपीओ में भी यह सवाल पूछा गया 2017 में। निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है, यह जवाब आपको बताना है। क्या वो एड्रीनल है, अधिवृक्क जिसको एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह गोनाडियल ग्लैंड्स हैं, जनन ग्रंथियां हैं क्या। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पैनक्रियाज है। हमने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथ ग्रोथ हार्मोन का रिसाव करती है। चौथा सवाल, उस ग्रंथि का नाम बताइए। जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। यह सवाल एसएससी में पूछा गया 2018। क्या वो एड्रीनल है, बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो पैनक्रियाज है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह रीनल ग्लैंड है। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को कंट्रोल करती है। कंट्रोल शब्द का इस्तेमाल कोऑर्डिनेट का नहीं किया है, ध्यान से। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। पांचवा सवाल, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जोड़े में नहीं पाई जाती। मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी
एंडोक्राइन ग्लैंड जोड़े में नहीं पाई जाती? यह सवाल CDS में 2020 में पूछा गया। क्या वह एड्रीनल है? अधिवृक्क जिसको कहते हो, एड्रीनल है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह टेस्टिस है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ओवरी है? मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जोड़े में नहीं पाई जाती? एड्रीनल, पिट्यूटरी, टेस्टिस या ओवरी? छठवां सवाल। मधुसूदनी ऐसे ही लिखा था, मधुसूदनी। इसी को इंसुलिन आप कह सकते हो, इंसुलिन। हार्मोन क्या है? ए, क्या यह ग्लाइकोलिपिड है? नीट का सवाल, क्या यह ग्लाइकोलिपिड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह फैटी एसिड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह पेप्टाइड है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह स्टेरॉल है? इंसुलिन हार्मोन क्या है? या आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि मधुसूदनी अंतःस्राव या हार्मोन एक है, ग्लाइकोलिपिड है, फैटी एसिड है, कि पेप्टाइड है, कि स्टेरॉल है। ये झारखंड PSC में भी सवाल 2010 में पूछा गया। बच्चों ध्यान से देखना, झारखंड PSC में 2010 में ये सवाल पूछा गया। 7वां सवाल, निम्नलिखित हार्मोनों से में किसमें पेप्टाइड श्रृंखला नहीं होती? किसमें पेप्टाइड चेन नहीं होती? नीट का सवाल। और CDS 2016 में भी ये सवाल पूछा। ए ऑप्शन है, क्या वह ऑक्सीटोसिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कार्टिकोट्रोपिक है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह इंसुलिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कॉर्टिसोल है? निम्नलिखित हार्मोन में किसमें पेप्टाइड चेन नहीं होगी? क्या वह ऑक्सीटोसिन है? क्या वह कार्टिकोट्रोपिक है? क्या वह इंसुलिन है? क्या वह कॉर्टिसोल है? 8वां सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में
सहायक होता है। ये सवाल जो है नीट में भी है, पीएनएसटी में, दोनों में पूछा गया। एक बार एमपीएसआई में भी पूछा है इसको। ए ऑप्शन दीजिएगा, गोनाड्रोट्रोपिक, गोनाडोट्रोपिक, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन्स। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोजेस्टेरॉन है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सोमैटोट्रोपिन है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें। बच्चों अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, ये सारा डिस्कशन हम कर देंगे अभी, जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। सही जवाब का आप करिएगा। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेक्रेटिन है, सेक्रेटिन हार्मोन। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह प्रोलैक्टिन है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ऑक्सीटोसिन है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह वैसोप्रेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट नहीं होता, यह आपको बताना है। सेक्रेटिन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है या वैसोप्रेसिन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपीएससी ने पूछा है। 10वां और आज के सेशन का अंतिम सवाल अब आपके सामने, दुग्ध जनक हार्मोन, दुग्ध जनक हार्मोन्स का स्राव कहां पर होता है? नीट वाले बच्चे जरा बायोलॉजी को थोड़ा और गहराई से पढ़ें। दुग्धजनक या लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है, ये सवाल है। ये एसएससी में 2013 में सवाल पूछा गया, मध्य प्रदेश पीएससी में भी ये सवाल पूछा गया। क्या वो मेमरी ग्लैंड है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो प्लेसेंटा है। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ओवरी है। और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी ग्लैंड है। लैक्टोजेनिक हार्मोन का स्रावण कहां पर होता है, यह सवाल हमने आपसे पूछा है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन कहां पर निकलेगा। क्या वो मेमरी ग्लैंड है, क्या वो प्लेसेंटा है, क्या वो ओवरी है, क्या वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। यदि आपने, क्योंकि हमने सुबह ही क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले, आपके सामने लाने से पहले, बहुत पहले हम आपको बता देते हैं कि आज हम अपने लेक्चर में क्या शामिल करने वाले हैं। यदि आपने सिस्टमेटिक पढ़ा होगा तो ये सारे जवाब आपसे बनेंगे। चलिए अब उत्तर की ओर चलते हैं।
और इसके अभी कई सेशन आने वाले हैं हार्मोन्स पर, इसलिए हार्मोन्स के चैप्टर को आज विधिवत ढंग से पढ़ लीजिएगा। यह हमारी क्लास शाम को 6 बजे लाइव होगी। कोई भी सवाल आपको पूछना है तो 6 बजे आप हमसे मिलिएगा। पहला सवाल हमने पूछा था, अंतःस्रावी ग्रंथियों को इस नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ाया आपको कि वो सभी के सभी नलिका विहीन या वो ग्रंथियां हैं जिसमें ट्यूब नहीं होती, नलिका विहीन होती है, ट्यूबलेस होती है, नलिका विहीन ग्रंथि इसका नाम है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कई बार आपने इसको पढ़ा है। इसे दूसरे ग्रंथि पर यह कंट्रोल करती है, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका सही जवाब होगा दूसरा सवाल का सही जवाब होगा पिट्यूटरी ग्लैंड। तीसरा सवाल हमने पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? कहाँ से ग्रोथ हार्मोन बनता है? ये थोड़ा थोड़ा सवाल हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जो हमने आपको पहले अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाया था, क्या आपको याद है? तो तीसरा सवाल इसका सही जवाब है पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे वो पिट्यूटरी पर बनाएंगे। थ्योरी आपको पिट्यूटरी की पढ़ाएंगे, तो इसलिए पिट्यूटरी या जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है आप एक बार पढ़ लीजिए उसको। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से कार्य को कंट्रोल करती है। तो ये भी सवाल सी ही सही जवाब होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड जोड़े में नहीं पाई जाती? ये 5वां सवाल एक ही है, ये जोड़े में है किडनी के ऊपर। टेस्टिस 2 होती हैं, ये किडनी के ऊपर। ओवरी जो है 2 होती है, तो ये जोड़े में है, तो एक ही बचती है, वो पिट्यूटरी है। 6वां सवाल, मधुसूदनी या इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? 6वें सवाल को का सही जवाब है, हमने उधर बताया है, मधुसूदनी या इंसुलिन क्या होते हैं? ये पेप्टाइड। पढ़ लीजिएगा इसको। 7वां सवाल था, निम्नलिखित हार्मोन किससे में पेप्टाइड चेन नहीं होगी? एक हार्मोन ऐसा भी है जिसमें पेप्टाइड चेन नहीं होती। तो 7वां सवाल, 7वें का कार्टिसोल एक हार्मोन है, इसको पढ़िएगा। यूपीएससी में सवाल पूछा गया है, पढ़ लीजिएगा। ना समझ में आएगा तो शाम को जब हम क्लास लाइव करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। 8वां सवाल, 8वां सवाल था कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चे के बढ़ने के लिए सहायक होता है। क्या वो गोनाडोट्रोपिक है? क्या ऑक्सीटोसिन है? क्या प्रोजेस्टेरॉन है? क्या सोमैटोट्रोपिन है? इसको तो कई बार हमने पढ़ाया भी है और इसका सही जवाब है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये बच्चों के वृद्धि के लिए जरूरी होता है। 9वां सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता? तो पक्का है, ये आप जानते हो। यदि प्रथम हार्मोन को विधिवत आपने पढ़ा होगा तो पढ़िएगा। सेक्रेटिन हार्मोन कहाँ से बनता है? सेक्रेटिन इसका सही जवाब होगा। 10वां और अंतिम आज के सेशन का सवाल, दुग्धजनक या लैक्टोजेनिक हार्मोन स्रावण कहाँ से होता है? ध्यान रखना, आपको यदि याद आता हो तो गाय को या भैंस को दुहने आप जाते हो, पूरा कोशिश कर डालते हो पूरा दूध निकालने की, लेकिन वो गाय या भैंस जो है अपने बच्चे के लिए दूध सेव कर लेती है। कहाँ सेव करती है? क्योंकि वो दिमाग में बैठा लेती है कि हमको आगे का सिक्रेशन रोक देना है, अपने बच्चे के लिए बचाना है, और बच्चा जब पीने जाता है तो फिर दूध निकलता है। इसका एक लंबा संबंध है, फिर कभी फुर्सत में इस हार्मोन के बारे में बताएंगे। इसका हार्मोन का सिक्रेशन दिमाग से होता है, कोई खाने से नहीं होता, दिमाग से। एक माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो प्यार इसलिए करती है कि दिमाग से वो चाहती है कि ये बच्चा दूध पिए, इसलिए हार्मोन बनता है और बच्चे को पिलाती है। तो बच्चों, वो हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो दिमाग के अंदर। तो बच्चों, ये रहा सेशन। कैसा लगा सेशन आज का ये हार्मोन्स पर? ये ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई सवाल हो तो 6 बजे जब हम लाइव होंगे तो आप हमें बताइएगा। तो आज के लिए बस यहीं पर सेशन के रोकते हैं। इसका पार्ट 2 फिर लेकर के आएंगे 1 दिन के अंतराल के बाद। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।